अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक ट्वीट किया है जिसमें वो कहते हैं कि हम ईरान वाले मामले में अहदाफ हासिल करने के बहुत करीब हैं और ऐसे मौके के ऊपर ये जो जंग दोबारा शुरू होना है इसके ऊपर उन्होंने तशवीश का इजहार किया और तमाम जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन सब से तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहरा करने की बात की है। कितने करीब है हम उस जंग को अमन की तरफ लाने में और एक परमानेंट सीज़ फायर और एक ऐसा माहिदा होने में जो देर पा अमन की बुनियाद रख सके। प्रोग्राम के आगाज़ में उसके ऊपर बात करेंगे और हमारे साथ हैं एजाज़ चौधरी साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा। एजाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। लेबनान के अंदर इलाकों को गसब करना और हमले करना, इसराइल उससे रुका नहीं और ईरान के लिए ये एक रेड लाइन है। पहले दिन से जब बातचीत शुरू हुई थी तो उसके अंदर ये पहली जो 3-4 उन्होंने शराइत रखी थी उसमें से एक लेबनान का मसला भी शामिल था। बात आगे एक स्टेप चलती है, 2 कदम पीछे आ जाती है। ये चलेगी आगे या फिर कोई दोबारा आपको इसराइल की तरफ से कोई बड़ी रुकावट नज़र आती? मुझे तो रुकावटें नजर आ रही हैं जी। मुझे तो ठीक है, वजीर आजम साहब की बात इस हद तक तो ठीक है कि कोई एमओयू हो सकता है जिसके दौरान नेगोशिएशंस हो जाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम एक मुसलसल कशीदगी के दौर में दाखिल हो चुके हैं। उसकी वजह यह है कि अमेरिका और ईरान और इसराइल ने पूरी कोशिश कर ली ईरान को ख़त्म करने की, वो हुआ नहीं। अब ईरान भी वहाँ मौजूद है और इसराइल भी मौजूद है और ये कश्मकश भी रहेगी दोनों में खित्ते के अंदर। मुझे तो इस तरह का माहौल नज़र आता रहेगा, कभी कुछ कभी रोज़ खबरें आई करेंगी, हम रोज़ टीवी पे देखा करेंगे अब क्या होगा, और तकरीबन वही हो रहा है। मैं समझता हूँ कि अभी बहुत मराहल आने हैं, लेकिन एक बात तो खासी वाज़ेह हो गई है कि अब अमेरिका जो है वो बिल्कुल जंग नहीं करना चाहता, ईरान भी शायद नहीं चाहता, लेकिन इसराइल जो है वो हर लिहाज से जंग खत्म नहीं होने देना चाहता। वो हर बार कोशिश कर रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी कीमत इसराइल को अदा करनी पड़ रही है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका, इसराइल और अमेरिका में पहली बार कुछ दूरियां आती नजर आ रही हैं। अभी मैं जब न्यूयॉर्क टाइम्स की वो स्टोरी देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि जी वो हम पे जासूसी भी करते रहे हैं इन सारी टॉक्स के ऊपर, जो है ना इजरायली, और भी बहुत सारे, कोई मैं जेफरी सैक्स को सुन रहा था, वो कोई पीयू सर्वे का हवाला दे रहे थे कि इसराइल इस वक्त दुनिया में सबसे नापसंदीदा मुल्क नजर आ रहा है। अरब दुनिया में और तुर्की वगैरह में तो 90% है, लेकिन यूरोप में भी 70% है और अमेरिका में 60% तक नापसंदीदा मुल्क हो गया है। तो गोया ये पहली बार हम ये मंजर देख रहे हैं कि इसराइल ने अपने लिए अमेरिका में भी जगह खोनी शुरू की। अभी ये नहीं है कि खत्म हुई है, अभी भी वहां पे जो लॉबी है बड़ी मजबूत है, एक पूरा नेटवर्क है, जाते जाते ही जाएगा। लेकिन ये पहली बार हो रहा है इसराइल के लिए, तो इसराइल के लिए भी मसाइल वहीं पे वहीं रहेंगे और उसके वो जो बड़े ख्वाब थे वो तो खत्म हो चुके हैं। लेकिन अब जो बकिया मांदा भी जो है उसमें भी तो इतनी आसानी नहीं होगी जिस तरह पहले होगी। देखिए ना, गजा में उसने जिस तरीके से कत्लो गारत की, कोई रोकने वाला नहीं था उसका हाथ। लेकिन आज लेबनान में अगर कर रहा है तो कम से कम ईरान ने कुछ तो जवाब दिया है, कोई तो ऐसा है जो उसको थोड़ा बहुत हाथ रोक सके। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह का दौर चलता रहेगा, कभी यानी थोड़ा सा अमन और फिर साथ साथ कशीदगी। जी एजाज साहब, जो ट्रंप है उसकी तरफ से तो शायद ये पहला मौका है कि जिसमें वो खुल के, वो तो हम अपने तज्जियों में कहते थे कि शायद अमेरिका को जंग वारा नहीं और खाती, उसको रुकना पड़ेगा, लेकिन अब तो वो ओपनली उसने कह दिया कि मैं जंग के लिए तैयार नहीं हूँ। उसने ट्रंप अपनी नेतन्याहू को फ़ोन कॉल के भी अंदर कह दिया कि अमेरिका इस जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। लेकिन नेतन्याहू की तरफ से मुझे लगता है कि एक कैलकुलेटेड मूव है। वो गज़ा में जो कुछ कर चुका है, लेबनान में वो चाहे आहिस्ता आहिस्ता करे लेकिन जा वो उसी तरफ रहा है। कभी वो दरिया लितानी के किनारे गया, फिर उसने वो पुराना तारीखी वो सलीबी जंगों के ज़माने का किला उस पर कब्जा कर लिया, फिर बैरूत के साउथ में पहुंच गया। वो करेगा सही, उससे रुकेगा नहीं अनलेस कि उसको कोई बहुत बड़ी मार पड़ जाए। अमेरिका का जो उसके ऊपर हाथ है, वो हाथ पीछे तो वह उसके सर से हटा नहीं है मुकम्मल तौर पर। नहीं, हटा नहीं है जी। देखिए, वो तो उन्होंने ऐसी इंट्रिंसिक लिंकेजेस बना ली हुई है कि अमेरिका के लिए मजबूरी बन गया है, क्योंकि इतने सालों से उन्होंने इसराइल को एक किस्म का इंस्ट्रूमेंट था उनका मशरक वस्ता की पॉलिसी का, तो वो कैसे एकदम से हटेंगे। लेकिन शुरुआत है और ये बड़ी खतरनाक है। नेतन्याहू साहब जो हैं वो जाते जाते जब भी जाएंगे अपने मुल्क को खासा नुकसान पहुंचा जाएंगे, क्योंकि वो इस खित्ते में भी तनहा हो जाएगा और जो उसका सबसे बड़ा सपोर्टर है अमेरिका, वहां भी वो तनहा हो जाएगा और यूरोप में भी आहिस्ता आहिस्ता उसके लिए हमदर्दियां जो हैं वो कम हो रही हैं। और ये एक वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर के तौर पर बिहेव कर रहा है, क्योंकि इसको जंग जारी रखनी है। ये भी हमने सुना है कि इसके खिलाफ बड़े मुकदमे हैं जो ताज़ा हो जाएंगे अक्टूबर में। पता नहीं इलेक्शन में ये जीत भी पाता है कि नहीं। अगर जंग जारी रहती है तो शायद ये
इसके जीत के भी चांसेस बढ़ जाएं, इसलिए ये तो जंग नहीं छोड़ेगा। और लेकिन अमेरिका अगर इसमें जंग में नहीं शरीक होता तो इसका मतलब ये है कि बड़ी जंग नहीं बन सकती। ईरान के साथ अलबत्ता थोड़ी बहुत ये चलती रहेगी, और मेरा ख्याल है ईरान के पास इतनी इस्तात है कि वो अकेले इसराइल को टेक ऑन कर सकता है, अगर अमेरिका उसके अंदर शामिल ना हो तो। सर, जो खित्ते के ममालिक हैं उनका आइंदा के दिनों में आपस में किस तरह का ताल्लुक देखते हैं? सऊदी अरब और ईरान के दरमियान में फासले कम हुए हैं, कतर भी थोड़ा सा इंटरेक्ट कर रहा है, पहले से बहुत बेहतर कर रहा है ईरान के साथ। यूएई और बहरीन और कुवैत, वो बिल्कुल मुझे लगता है कि वो इसराइल के साथ जुड़ के खड़े नज़र आते हैं। मामला तनाव इस खित्ते के अंदर भी आ सकता है। जी, इस खित्ते में ऑलरेडी है, बिल्कुल आपने सही कहा। और लेकिन मेरा मेरा ख्याल है कि यूएई वगैरह को भी अब आहिस्ता आहिस्ता एहसास होना शुरू हो रहा है कि हम मुकम्मल तौर पर जो अमेरिका की सिक्योरिटी के ऊपर भरोसा किए बैठे थे वो शायद इतना पायदार नहीं है। इसलिए वो भी याद है पिछली मरतबा यूएई ने सऊदी अरब और कतर के साथ मिलकर कहा अमेरिका को कि आप हमला न करें। अगर अमेरिका इस जंग से जुदा हो जाता है तो फिर इन खलीजी रियासतों को इस तरह खुलकर इसराइल की हमायत जो हासिल करना आसान नहीं होगा। तो ये याद रखें कि ये किसी वक्त भी इस ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स की जद में आ सकते हैं। चुनाचे इनको थोड़े होश के नाखून, मैं तो ये कहूंगा, लेने चाहिए। अपने खित्ते में इनको रहना है, अपना मुतहिद रहें, जीसीसी को मजीद तकसीम ना करें, अरबों को तकसीम ना करें, मुसलमान दुनिया को तकसीम ना करें। तो इसराइल अगर अमेरिका की आशीर्वाद थोड़ी कम हो जाती है, पूरी नहीं कम होगी लेकिन थोड़ी भी कम हो जाती है, तो ये बड़ा अच्छा मौका है इसराइल को तनहा करने का। तो इसलिए इन मुल्कों को मेरे ख्याल में इनके जो हुक्मरान हैं उनको थोड़े सी इस मामले में ज्यादा दानिश का मुजाहरा करना चाहिए। सर, एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लूँ। मोहसिन नकवी साहब वहाँ बैठे हैं और हमारे फील्ड मार्शल का पैगाम लेके वो जाते हैं, उनका इसके अलावा वहाँ रोल कोई नहीं है कि यहाँ चीफ साहब ने जो बात कही है वो वहाँ पहुँचाएँ, और फिर वाशिंगटन, इस्लामाबाद और तेहरान के दरमियान में एक ट्रायंगुलर जो पैगाम रसानी का सिलसिला है वो आगे बढ़ता रहे। आप देखते हैं कि मोहसिन नकवी के वहाँ रहते हुए कुछ ऐसा मामला आगे बढ़ जाए कि कोई MOU के लिए कोई राह हमवार हो जाए? जी, एमओयू के लिए राह हमवार हो सकती है ना, क्योंकि ना अमेरिका जंग करना चाह रहा है ना ईरान जंग करना चाह रहा है। और आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब कहा कि सारे ये दोनों जंग बंद कर दें तो ईरान ने फौरन कहा कि ठीक है जी, हम मजीद हमले नहीं करेंगे। तो इसराइल के ऊपर ज्यादा इस वक्त दबाव है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की ये जो कोशिशें, जिसके लिए हम जितना भी तारीफ करें अपनी क़यादत की, वो कम है, क्योंकि उन्होंने वाकई बड़ी यानी मुसलसल तवातर से उन्होंने कोशिश की है, और उसके नतीजे में एमओयू हो सकता है। असल मरला आएगा एमओयू के बाद नेगोशिएशंस का, क्योंकि नेगोशिएशंस जो हैं वो अब लगता है कि ईरान ज्यादा पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नेगोशिएट करेगा, जो एक लिहाज से अच्छा है, क्योंकि फिर उसका मतलब ये होगा कि एक अच्छा आउटकम भी निकलेगा। मुझे तो मुस्तकबिल में ये सारे जो खिता है ये आपस में लिव एंड लेट लिव वाले कोई ना कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट में मुंसलिक होता नजर आ रहा है। मुझे इसराइल तनहा होता नजर आ रहा है, और मैं समझता हूं कि इसमें पाकिस्तान और तुर्की का भी बड़ा अच्छा किरदार होगा। सिर्फ ये कि नेगोशिएशंस का जो दौर अभी आने वाला है वो थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि न्यूक्लियर इश्यूज भी हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी हैं। लेकिन ईरानियंस को मैंने ये देखा है कि उनमें भी वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि जब वो डील करना चाहते हैं तो अल्टीमेटली वो डील कर लेते हैं। तो मैं भी थोड़ा पुरुमीद हूँ जी। बहुत शुक्रिया एजाज़ चौधरी साहब, साबिक सेक्रेटरी खान। स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं सेनेटर हुमायूं अहमद साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सर, आपको खुशामदीद कहता हूँ। सर, इसके अलावा बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात PMLN से हमारे साथ हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब, सदर पिल्डेट भी हमारे साथ हैं। सबको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। हुमायूं अहमद साहब, जो GB का इलेक्शन है उसके नताइज और कश्मीर के अंदर गर्मा गर्मी चल रही है, उसके ऊपर भी आपका तजिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु या का नस्तईन। देखिए, ये दो बड़ी इस वक्त अगर हम पाकिस्तान को देखें तो इस वक्त पाकिस्तान के ऑलरेडी 2 सूबे ऐसे हैं जिसके अंदर टेररिज्म बहुत ज़्यादा है। सो नाउ आइडियली वन शुड बी वेरी केयरफुल कि भाई हम किसी और जगह पे प्रॉब्लम ना आए। अब गिलगित बल्तिस्तान को लेते हैं। देखिए, गिलगित बल्तिस्तान की एक हिस्ट्री है। 1973 के जो आइन था उसने गिलगित बल्तिस्तान को कुछ सपोर्ट दिया, जिसकी वजह से वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बड़े वो है कि यार उन लोगों ने हमारे लिए कुछ किया, और उन्होंने हमेशा पीपल्स पार्टी की तरफ वहाँ पे एक जनरली एक माइल हुआ है। 2020 में जो इलेक्शंस हुआ है वो गिलगित बल्तिस्तान की हिस्ट्री की इलेक्शंस में पहला इलेक्शन था जिसमें किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा सीटें दी गई। आउट ऑफ 24, 22 वो टेकन बाय PTI। ठीक है।
अब उसके बाद आगे जाके देखा, और इसमें ये याद रखिए इमरान खान के दौरे हुकूमत में गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी एक सूबे का हैसियत दिया गया था। उसके आगे क्यों नहीं हुआ, वो कुछ टेक्निकल इशू होंगे, कुछ है, मैं उसके ऊपर मुझे पूरी तरह इल्म नहीं है, लेकिन आई विश कि कुछ चीज़ें हो जाती है, शायद बात चीज़ें नहीं हो पाती, कोई वजूहात हो सकती हैं। अब उसके बाद इस दफ़ा देखें तो वही एग्जैक्टली वो सब कुछ हुआ तो 2024 से के इलेक्शन से पहले हुआ। हम लोगों का इल्हाक हो गया था एक पार्टी के साथ जिसको गिलगित बल्तिस्तान का जो डेमोक्रेटिक फ्रंट है उसके साथ हो गया था, हमें सिंबल भी मिल गया था। चंद दिन इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन ने हमसे वो सिंबल भी ले लिया और उस पॉलिटिकल पार्टी को एज अ पार्टी तस्लीम करने से इनकार कर दिया। सो दैट मीन्स कि नाउ अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी कि हम क्या करते। हाँ, यहाँ मैं ज़रूर मानता हूँ अगर हमारा सेनेट में हम लोगों का एक ऑलरेडी हमारे साथ लोग हैं, हम उनके साथ पहले क्यों नहीं गए, MWM के साथ पहले क्यों नहीं चले गए, ये हमें कर लेना चाहिए था। लेकिन बहरहाल जो भी है क्यों नहीं किया, हालांकि वो हमारे साथ वो भी थे। आगे हम चले जाते कि क्या हुआ जिस तरीके से अच्छा वही पैटर्न आया है कि 9 बजे तक या 8:30 बजे तक 9 बजे तक हमें मुख्तलिफ जगहों से हमें मिल रहे थे 8-10 हलकों से, और उस वक्त जनरली जो हो रहा था कि 8 से 10 सीटों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MWM और तकरीबन 7-8 सीटों पर पीपल्स पार्टी वाले थे और 3-4 सीटों पर PMLN वाले ये चल रहे थे। उसके बाद अचानक क्या होता है, हमें रिजल्ट्स मिलना बंद हो जाते हैं, ये कंप्लेन पीपल्स पार्टी वाले भी कर रहे हैं कि उनको फॉर्म 45 देना भी मना कर दिया था। मैं आपको 3-4 ऐसी वीडियोस शेयर कर देता हूं जिसमें PTI के कैंडिडेट्स को जो रिटर्निंग ऑफिसर्स के कमरों से निकाल दिया गया। निकालने वाले कौन है, पाकिस्तान के सबसे जो क्या नोटोरियस पुलिस फोर्स है पंजाब की, उन्होंने किया है। अच्छा, वहां पे वो कह रहे रिटर्निंग ऑफिसर बैठा हुआ है, वो कहते हैं मैंने इनसे बात करनी है, पुलिस वाले कहते हैं नहीं आप बाहर जाओ। अब इस किस्म की चीजें होती हैं तो एक क्वेश्चन मार्क करते हैं, चलो मान लेते कि शायद हम लोगों का उतना ना होता, लेकिन क्वेश्चन मार्क खड़ा करना शुरू कर देते हो। ये चीज होती है, ये क्वेश्चन मार्क्स वो चीजें होती है जो प्रॉब्लम करना शुरू कर देती है। तो ये तो है गिलगित बल्तिस्तान का। और पीपल्स पार्टी अभी भी कह रही है कि उनके 4 सीटें उनको ऐसी हैं जिनको उनको अभी तक एक में 24 वोट के लिहाज से शायद उनको वो किया है और किसी में 75 वोट्स के लिहाज से या 100 वोट के लिहाज से, इस लिहाज से वो बात कर रहे हैं। यहां पे हमारे लिहाज से वी शुड हैव वन 8 सीट्स इंक्लूडिंग MWM। हमें 8 सीटें मिल जानी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं मिली। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें, आपके हमायती याफ्ता 2 जीते, हमारे हफ्ता 2 जीते और एक MWM तो टोटल 3 है। लेकिन अभी भी ये याद रखें, साहब से भी इस पे अभी भी ये कंफर्म नहीं है। अभी तो ये एक किस्म का वो ना गैर सरकारी है ना, अभी तक वो है। क्योंकि देखिए मुझे वहां पे क्वेश्चन मार्क्स आता है, वहां पे लिखा हुआ है PTI के 2 हैं। PTI तो थी नहीं एज अ पॉलिटिकल पार्टी, आपने उनको करने दिया। फिर उसके अलावा हमारे लोगों को बैरिस्टर राजा साहब को उन्होंने वहां से वापस किया कि आप नहीं जा सकते हो। उसका क्या नाम है, असद कैसर को बोर्ड होने नहीं दिया। और उसके बाद चौधरी साहब जो नताइज हैं उसके ऊपर PTI कह रही है कि हमारी फरवरी 2024 वाली शिकायत ही दोबारा वो दोहरा रहे हैं कि वैसी ही शिकायत है, वैसा कुछ ही हुआ। आप क्या कहते हैं? नदीम मलिक साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, ये पाकिस्तान में एक वतीरा भी बन गया है, और ख़ास तौर पे उस जमात का जिसका नारा ही तफरीक, नफरत और आग लगाना है। तो ये इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं। जब भी कोई रिजल्ट आएगा, ये तो इनको जो आदत है पुरानी लगी है, मैं ना मानूं वाली आदत जो है, जिसमें ये बैसाखियाँ छोड़कर रोने शुरू हो जाते हैं। तो आई थिंक ये इनका बड़ा पुराना एक तरीका कार है, वो उसी तरह चलेगा। लेकिन GB के जो इलेक्शंस थे वो बड़े अच्छी तरह कंडक्ट हुए। लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बड़ा ठीक रहा, और उसमें जो नताइज थे वो ओवरऑल तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने उनको एक्सेप्ट किया है। बैरिस्टर साहब इशूज तो आए ना, जैसे असद कैसर का इशू आया, या बाकी जो PTI के लोग थे, कोई सूबा बदर हो रहा था, सलमान रकम राजा साहब को कह रहे थे आप वापस जाओ, गाड़ी लो अपनी, निकल जाओ, आप यहाँ नहीं आ सकते। तो वो तो चीज़ें थी, कैमरे के ऊपर रिकॉर्डेड है, उनको तो डिनाई नहीं आप कर सकेंगे। नदीम मलिक साहब, असद कैसर साहब का तो फ्लाइट पे खुद लेट जाना और फिर ट्रैफिक में फंस जाना और जहाज में ना बोर्ड करना तो बहाना ना बनाए। लेकिन इलेक्शनों में छोटी मोटी चूड़ियां चलती रहती हैं। तो ख्वाजा साद रफीक की ट्वीट ने साबित कर दिया ना कि इशू क्या था। ख्वाजा साद रफीक ने आपकी जमात से लिखा है ना, क्या हुआ? वो खुद भी लेट हो गए थे ना जी, वो यही कह रहे थे।
तो वो जब टाइम में ये चीजें सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं, लेकिन कोई छोटी मोटी चूड़ियां जो होती हैं ना वो चलती रहती हैं, उससे दिल छोटा नहीं करना चाहिए इनको। और अदरवाइज इट वाज अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, अच्छी तरह कंडक्ट हुआ है और इलेक्शन कमीशन का रोल बड़ा पॉजिटिव था। और उसके जो पॉजिटिव नतराइज हैं उनको तकरीबन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, छोटे मोटे ग्रीवेंसेस तो होते हैं, वो एक पीएमएलएन ने फिर इसका मतलब है कि अपनी शिकस्त तस्लीम कर लिया है जीबी में। आपने अपनी शिकस्त जो तस्लीम है कर वो ली, है, पीपल्स पार्टी में जो लीड कर है रही वो है। है नबी मलिक साहब। हमने तो इट इज व्हाट इट इज, और वो कम है ज्यादा है कोई शिकस्त नहीं होती अभी तो। दिस इज द फर्स्ट राउंड ऑफ चेस। अभी आगे भी देखना है किसकी हालात किसकी साथ कंसेंसस बैठ के बनेगा, कैसे बनेगा, क्या होगा। तो दिस इज द फर्स्ट राउंड, और आई थिंक आगे आने वाले दिनों में चीजें और बेहतर के निखर के सामने आ जाएंगी। सही। अहमद बिलाल महबूब साहब, आप नज़र रखते हैं एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के तौर पर, कितना साफ शफाफ था जीबी का इलेक्शन? जी नदीम मलिक साहब, मैं ये कह रहा था कि जहाँ तक पोलिंग डे का ताल्लुक है, वो तो मेरा ख्याल है बहुत पीसफुल भी रहा और फ्री एंड फेयर भी रहा। मेरा नहीं ख्याल कि उसके अंदर कोई ऐसी बड़ी बेकायदगी की कोई शिकायत आई है। लेकिन जो इलेक्शन से पहले का मामला था, वो सही बात है। अभी फरमा रहे थे कि वो इलेक्शन जो पाकिस्तान का जनरल इलेक्शन था 2024 का, उससे कुछ मिलती जुलती सूरत हाल थी कि पीटीआई को सिंबल भी नहीं मिला, पीटीआई को उस तरह से कैंपेन भी नहीं करने दी गई। लेकिन पाकिस्तान के इलेक्शन में यह था कि पीटीआई को इसके बावजूद उसके इंडिपेंडेंट जो सपोर्टेड कैंडिडेट्स थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा वोट ले लिए थे। लेकिन जीबी में तो ऐसा नहीं हुआ। जीबी में तो उनकी वोट का तो अभी पता नहीं, लेकिन सीटें तो बहुत ही महदूद रही हैं। तो इसलिए रिज़ल्ट तो मुझे लगता है कि वैसा नहीं आया। लेकिन जनरली मैं अगर इसे कहूँ कि सिवाय इसके कि पीटीआई को सिंबल ना मिलना और पीटीआई को फ्रीली पार्टिसिपेट ना करने देना, इसके अलावा बाकी चीज़ें मेरे ख्याल में फेयर थी। पीपल्स पार्टी एहतियातन इल्ज़ाम लगा रही थी कि उसके साथ ज़्यादती हो रही है, फॉर्म 45 नहीं दिया जा रहा। लेकिन रिज़ल्ट से तो साबित ये होता है कि वो उनकी शिकायत में कोई ज़्यादा जान नहीं थी, और इसीलिए पीटीआई को इतनी बड़ी तादाद में, यानी देखिए ना, इंडिपेंडेंट लोग 6 हैं, वो 9 हैं, और जो पीएमएलएन जिस पे इल्ज़ाम लग सकता था उसके सिर्फ 2 सीटें हैं। तो मैं समझता हूँ ओवरऑल ये एक अच्छा इलेक्शन था और इसकी तारीफ करनी चाहिए। जो बातें गलत हैं वो गलत है, लेकिन इलेक्शन ओवरऑल मेरे ख्याल में ठीक था। सर, फरवरी 2024 में इलेक्शन डे के ऊपर कुछ ऐसा नहीं था कि किसी को डंडे पड़ रहे थे। वो शाम में जब नताइज का सिलसिला आना एकदम से रुका, फिर पता चला कि वो फॉर्म की कुछ ना 45 और 47 के रौले हो गए। इलेक्शन डे के ड्यूरिंग द डे वोटिंग टाइम के अंदर तो कोई ऐसा नहीं हो रहा था कि किसी ने उठा लिया और हुमायूं अहमद साहब को ले गया। उससे पहले बहुत कुछ हुआ था, कैंपेन नहीं की जा रही, इलेक्शन सिंबल ले लिया। तो यहाँ क्या इलेक्शन टाइम के बाद फॉर्म में अदल बदल हुआ या नहीं हुआ? मेरी राय में तो किसी की ऐसी शिकायत नहीं आई थी। लेकिन जो शिकायत नहीं हैं है। ज़ाहिर है वेरीफाई तो नहीं की जा सकती। पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा शिकायत की थी कि वो फॉर्म 45 उन्हें नहीं दिया जा रहा, वो डिले हो रहा है। लेकिन अब ये रिज़ल्ट से तो साबित होता है कि एक आध सीट की बात हो सकती है, वरना जनरली तो पीपल्स पार्टी लीड कर रही है, वही सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसका मेरे ख्याल में मसला नहीं। लेकिन जो मुझे तशवीश की बात है वो ये कि अभी तक 6 सीटों का रिज़ल्ट नहीं आए। 18 सीटों का ही कहा जा रहा है कि रिज़ल्ट आए हैं। तो ये इलेक्शन के लॉ की भी खिलाफ वर्जी है। आज सुबह 10 बजे तक तमाम सीटों का इलेक्शन आ जाना चाहिए था, लेकिन रिज़ल्ट आ जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया। तो जब इलेक्शन के रिज़ल्ट में डिले होती है, जैसे 2024 के इलेक्शन में भी डिले हुई थी, तो फिर शकों को शुबहात पैदा होते हैं। तो हो सकता है इन बाकी 6 सीटों के ऊपर कुछ ऐसी सूरत हो जिसके ऊपर शिकायत का मौका मिले लोगों को। ये डिले नहीं होनी चाहिए थी। छोटा सा इलेक्शन था, इसमें इतनी डिले की कोई सूरत नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं हुमायूं साहब। आपको मेरे ख्याल में अहमद बिलाल साहब ने काफ़ी एक मुनासिब अंदाज में पूरे इलेक्शन को कवर करते हुए एक तजिया दिया। मुझे लगता है मुनासिब बात की है उन्होंने। देखिए, मैं अब सिंपल सी बात है। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ, डोंट टेक इट एज ये सिर्फ मिसाल की हद तक है, एनालॉजी में अब वो एक्चुअल नहीं होता। मैं 2 टीमों के मैच कराता हूँ क्रिकेट का, और एक टीम के 5-6 प्लेयर्स को
मैं गलत LBW दे देता हूँ और उसके बाद कहता हूँ यार मैच बड़ा फेयर था। वो खैर है, ये होते रहते। 5 मेजर प्लेयर जो फर्स्ट 5 थे उनको हमने कर दिया, उनको आने नहीं दिया, उनको 24 के साथ रिजेंबलेंस दे के फिर आप कहते हैं उनको करने दिया, उनको वहां जाने नहीं दिया, इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी, ये नहीं करने दिया, लेकिन बड़ा फेयर था। हाँ, फेयरनेस किधर गई? घास चरने। प्री पोल रिगिंग तो उन्होंने कहा ना कि हो गई। देखे ना, जब प्री पोल रिगिंग हो गई तो पीछे रह क्या गया? हम लोगों को आपने लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी, आपने हमें कुछ करने नहीं दिया, फिर किस चीज की आप बात कर रहे हो कि फ्री फेयर है? हाँ, इनके दरमियान में फ्री फेयर हुआ होगा उनके दरमियान में। क्या इलेक्शंस फ्री फेयर थे? इलेक्शंस वाज नॉट फ्री, इलेक्शंस वाज नॉट फेयर। रही बात ये, अहमद बिलाल साहब ने तो दानियाल साहब को गलत करार दे दिया और दानियाल साहब एज यूजुअल, ये लोग बात ही कभी नहीं मानते। इन्होंने कौन सी ऐसी बात थी जो इन लोगों ने पहली बार मानी हो कि हाँ ये गलत हमने किया था? कभी नहीं मानी। वो बाद में जब प्रेशर आता है तो तब कहते हैं हाँ जी इस तरह हुआ था। चाहे आप वो पंजाब में वो जो खातून थी जो वो और उसके बच्चे गिर गए थे, उसमें दे डिनाइड एवरीथिंग। इन्होंने तो उसके मियाँ के ऊपर इल्जाम लगा दिया था। उसके अलावा फिर उसके बाद बाकी चीजों पे कर ले, इमरान खान को करके देख ले, उनकी जब आंखें, दे डिड नॉट इवन एग्रीड कि उसको कभी लेकर गए थे। सो अगर आप इनके ऊपर यकीन करते हैं, थैंक यू वेरी मच जी, मैं आपको दाद देता हूं। क्या हमारे सिटिंग मिनिस्टर हैं। और सर जी सिटिंग मिनिस्टर छोड़े प्राइम मिनिस्टर हो जाए सर, और वो भी इत्तेलाद के। देखिए जब उनसे मैं डिसएग्रीमेंट नहीं कर सकता। मैं आपको बताता हूँ, हम लोगों को, मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोगों को मैं एक पैटर्न बता रहा हूँ। मैं आपको एक हल्के की बात बताता हूँ। वहां पे पीटीआई को, ये खालिद खुर्शीद साहब की वालदा का है, 9 बजे तक, रात 9 बजे तक 967 या 970 के करीब इनके वोट थे। पीपल्स, ये पीएमएलएन वालों के 670 थे और पीपल्स पार्टी वालों के 6613 थे। अच्छा, इसके बाद अच्छा ये पैटर्न थ्रू आउट आना शुरू के एकदम वो जो नंबर्स थे ना कि कौन कितने ले रहा है वो बंद हो गया। उसके बाद बंद हो गया। आपको 24 में भी ऐसे ही हुआ था। 24 में भी यही होता है। अच्छा, अब एक सवाल, एक आखिरी चीज। अब उसमें ये कहते हैं कि जी देखें उसमें रिजल्ट आने सारे हो रहे थे। मैं ये सवाल ये है कि आपने एक गलत काम किया हो, उसके बाद आपको समझ आ गया हो कि यार यहां मैंने गलती की थी, फिर आपने वो चीज दोहराई हो 1-2 ये जो बाय इलेक्शन से उसमें, और आपने अपने आप को बेहतर किया है। यू विल बी परफेक्शन इन दिस क्राइम नाउ। एक ब्रेक ले लेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। बैरिस्टर दानियाल साहब, एजेके के हवाले से भी सवाल आपसे करना चाहूँगा। जॉइंट एक्शन कमेटी आम तौर पर सियासत के अंदर 35-40 साल मैंने कवर किए हैं जर्नलिज्म में। मुझे लगता यह है कि किसी सियासी ग्रुप को, तंजीम को या इवन एहतजाजी ग्रुप को उनके हाथों में अगर कोई सुसाइड जैकेट नहीं वो पहन के आए हुए तो उनको बैन करना, कालअदम करार कर देना दुरुस्त फैसला नहीं होता। टॉक टू देम, इंगेज देम और उससे रास्ता निकालें, जो सियासी लोगों का काम होता है, बैठते हैं और रास्ता निकाल लेते हैं। आपकी स्ट्रेटजी एजेके के अंदर मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक ज्यादा नजर आती है। नदीम मलिक साहब, पहले अगर मैं एक बात करूं लास्ट सेगमेंट की, सिर्फ 20 सेकंड लूंगा। वो जो फ्री एंड फेयर की कहते हैं और कहते हैं कि इनको नजर नहीं आ रहा, मैं इनको थोड़ा सा, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल तमाम लोगों की हिस्ट्री और यादाश्त नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स से इनका ताल्लुक नहीं था, तो फ्री एंड फेयर इनके लिए क्या है, जिनकी आखिरी यादाश्त है बसाखियां, जहां इनको एक टेस्ट ट्यूब, एक क्या नाम है, टांगा जमात को, जो 4 पाकिस्तान में सीटें थी, उसको जबरदस्ती गैस की हवा डालकर उनकी अपोजिशन की पार्टी 70 लोगों को फोर्स किया गया कि टिकट्स अपने वापस करें। 60 लोगों को आपने, या 63 लोगों को आपने डिस्क्वालीफाई किया। इनके लिए जो है लेवल प्लेइंग फील्ड ये है, इससे एनीथिंग शॉर्ट ऑफ इट इज नॉट लेवल प्लेइंग फील्ड। जहां तक अब दूसरी बात हम जीबी की कर रहे हैं, कश्मीर की कर रहे हैं, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा सीरियस इशू है। सीरियस इशू इसलिए है नदीम मलिक साहब कि आपके अभी एज ऑफ नाउ आपके जो उधर हुआ है उसके बाद हालात किए गए हैं, आपके वहाँ तकरीबन 8 से 9 लोग फौत हो चुके हैं, उसमें 4 शहादतें हैं जो पुलिस ऑफिसर्स की हैं। देखिए हमने इनकी तमाम चीज़ों पे गिव इन किया
और इवन दो जो कोई गलत चीजें भी थी, जब तक अवामी मसला और मसाइल था हमने गिवन किया और उसके ऊपर तमाम इदारों ने अग्री किया और मल्टीपल निगोशिएशंस। जो पिछला पैक्ट किया था उसके 38 पॉइंट्स में से 35 को हमने एड्रेस करा दिया, जो 3 नहीं हुए वो भी सिर्फ कोर्ट्स की पेचीदगियों की वजह से। देखें, अब ये जो मसला था, एक मसला जहां सीटों का मसला है, ये हम खत्म कर नहीं सकते। देयर इज नो टू इट, मतलब इट्स नॉट पॉसिबल। ये लोग वो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर से जिनको उठा के फेंका गया था। हमारी कश्मीर की जंग में पूरी लड़ाई ही ये है कि इंडिया का ऑक्यूपाइड कश्मीर ज्यादती है। इन लोगों को, ये लोग वहां से आए हैं और ये कश्मीर के हैबिटेंट्स हैं। हम इनकी नस्ल कुशी नहीं कर सकते, हम इनको कश्मीरी होना रोक नहीं सकते और इनकी जो अपनी सीट्स हैं इनको खत्म किसी सूरत में नहीं कर सकते। जब तक आवाम के इश्यूज थे हमने एड्रेस किया। और आप सोचें कि 177 FIRs थी, उसमें लोगों की शहादतें हुई, ऑन स्ट्रोक ऑफ अ पेन हमने वो खत्म कर। जो लोग इनके शहीद हुए उन पैसे भी दिए, लेकिन आई थिंक दे टुक इट फॉर वीकनेस। वो जो एक्सेप्टेंस था यहाँ फिर सर, नॉन कालादम स्टेट करार एक्टर्स देना के क्या दुरुस्त फैसला है? इन्वॉल्वमेंट। मुझे कालादम पता है, आपको करार देना लगता है सही फैसला है? नदीम अली साहब एक सेकंड, इसमें नॉन स्टेट एक्टर्स की बड़ी इन्वॉल्वमेंट हो रही है। ये पॉलिटिकल जमात तो है नहीं। और वहां जो नॉन स्टेट एक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, आप अपने लोगों को गोलियां मारे, आप हिंदुस्तान का BLA का नैरेटिव लेके चले। वो वॉइस नोट्स आपके सामने आए हैं जिस तरह उनको प्रोपेगेट किया जा रहा है। आपके लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोग इनके साथ नहीं है। मतलब आप अगर थे तो आप इलेक्शंस में जाते। आप जो एक बैरिस्टर मॉब दानिया है साहब, उसको एक तो चीज से देखिए, माजरत एक के मॉब साथ को मैं तो आपसे अलाउ नहीं किया इख्तलाफ जाएगा। करूंगा। आपका उससे जो भी सियासी इख्तलाफ हो, मैं हर आपसे इख्तलाफ करने वाले को इंडियन एजेंट करार देने पे तैयार नहीं हूँ। कोई मतलब हमें नहीं, मैं उसको एजेंट नहीं इख्तलाफ कर रहा है, आप कहता कहें वो दुरुस्त नहीं कर रहा, करार सड़कों पे दे आ रहा। रहा है, कहें नहीं मैं कह दुरुस्त रहा कर हूँ रहा कि है, मैं आपको ऐसे कहूंगा ठीक अनासिर, है, देखिए लेकिन आप उसको मुझे, इंडियन नदीम एजेंट अली करार साहब, देना इन्होंने दुरुस्त नहीं पहले है। सियासत क्या की? नदीम अली साहब, इसको अंडरस्टैंड करने की इसलिए जरूरत है कि उन्होंने पहले सियासत क्या की। इन्होंने अवामी इश्यूज के ऊपर सियासत की, हमने इनको सपोर्ट किया, आटे के ऊपर, चीनी के ऊपर, पानी के ऊपर, बिजली के ऊपर। लेकिन इनका असली हदफ था वो 12 सीट्स। जब हमने 35 चीजों को एक्सेप्ट कर दिया, 38 में से 35 के ऊपर काम कर दिया, जो 3 थी जिनके ऊपर स्टे ऑर्डर था, आपने 177 FIRs खत्म कर दी नदीम मलिक साहब। तो अगर मुझे एक बात बताएं, तो फिर आपको एक अस्पताल जहां कश्मीरी लोग बंद थे, आपको करना चाहिए था उसको अपने काबू करके, और उसके ऊपर उस लोगों को हॉस्टेज बनाना, उनको मारना, उन लोगों को गोलियां मारना और लाशें देना कि भाई उसके बाद उन लाशों के ऊपर सियासत करना। मतलब दिस ऑल वाज अ प्लेड एंड एक पूरा पेड स्क्रिप्ट था। और उस पेड स्क्रिप्ट के जो राइटर्स हैं, सर, मैं देखिए, जो कमरजमान लोग कायरा साहब भी आपकी जो इजाज़त से तो उनको लोग भी जो साथ है शामिल कर लूँ। उनको अगर ऐड ऑन कश्मीर के किया है, अंदर कोई भी जो तो बात हो लोगों तो को हमें ऐड ऑन किया उनको उनको तो इंडियन ठीक है। एजेंट नहीं करार देना लेकिन चाहिए। सर, जो मेरा इस पर लोगों ने काफ़ी ये ज़्यादा करवाया इख्तलाफ है और है। किया कायरा है, साहब, नदीम आपको अली साहब, प्रोग्राम में कोई खुश माफी आमदीद नहीं। कहता हूँ। GB से आपसे सवाल करना था, लेकिन हम AJK की तरफ आ गए हैं। AJK पे ही आपसे पहले कमेंट चाहूँगा। जॉइंट एक्शन कमेटी के खिलाफ अगर वो मसाइल पैदा कर रहे हैं, हुकूमत एक्शन ले सकती है, उनसे इख्तलाफ भी कर सकती है, लेकिन हमें क्या उनको इंडियन एजेंट करार देना चाहिए या उनको दहशतगर्द करार देना चाहिए? आपकी राय। नदीम साहब, एक तो ये है कि वो कोई रजिस्टर्ड जमात तो है नहीं कि उसको बैन करना मकसद है। उनको बैन करने से मुराद ये है कि उनको एक्टिविटीज करने से रोकना, ताकि वो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब ना कर सके। बेसिकली तो इसका इशू यही है। वो कोई सियासी तौर पर एंटिटी नहीं है, सियासी तौर पर रजिस्टर्ड नहीं है कि उनको बैन करके उनकी एक्टिविटी रोकी जाए। जो एक्टिविटीज वो कर रहे हैं, जो माजी में उन्होंने की, 2 दफा उन्होंने रियासत का ऑर्डर डिस्टर्ब किया और जाके कश्मीर में जाके वो बैठे, दोनों दफा इंसानी खून बहे। और ये बहुत तकलीफ दे, अफसोसनाक सूरत हाल है कि आप अवाम को सामने ले आए, रियासत जो है वो पीछे हटती आती है कि वायलेंस ना हो जाए, लोगों की जान और माल बचे, लेकिन अब बार बार आप लोगों की जिंदगियों को खतरे में डालते हैं और रियासत को खतरे में डालते हैं, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं तो एक स्टेप आता है। और ये बात दुरुस्त है कि 2 दफा उनके मुतालबात, और नदीम साहब वो मुतालबात जो किसी तरह समझ में नहीं आते, यानी 3 रुपए यूनिट बिजली और कमर्शियल रेट भी इसी तरह बहुत कम, और 2000 रुपये मन आटा। बाकी मैं बता नहीं सकता, मैं उनके साथ डायलॉग में शामिल रहा। और अल्टीमेटली जिस बात पे आके मामला अड़ा वो ये सीटें थी। इन सीटों पे भी हमने उनसे गुजारिश की, तब लिटरली आई बेग देम, मैंने कहा यार मेहरबानी करो, आप एक मुतालबा कर रहे हो
ये मुतालबा ऐसा नहीं है कि हम यहाँ बैठ के आपके साथ एग्री कर सके। हमने अपनी जमातों से मशवरा करना है, हमने कश्मीर की जमातों से मशवरा करना है, हमने फॉरेन ऑफिस से पूछना है कि पाकिस्तान का जो मुकदमा है उस पर असर तो नहीं आता, इसकी एक लीगैलिटी है, उसको देखना है। असेंबली है और हमें थोड़ा टाइम दें, आप मुतबादल तजवीज़ भी दें। ये तो नहीं हो सकता कि मकबूजा कश्मीर के महाजरीन की कोई नुमाइंदगी ना रहे। उन्हें हक के नुमाइंदगी हम मांग रहे हैं कि उनको कश्मीर में दें, और पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे आज़ाद कश्मीर के अंदर हम उनका हक के जो नुमाइंदगी है उसको ख़त्म कर दें। ये बात तो लॉजिकल नहीं है, लेकिन उसके मुतबादल रास्ते निकाले जा सकते थे। हमने उसकी तजावीज़ भी रखी। हमने ये भी कहा कि 12 से कम करके उनको 5 या 6 पे ले आते हैं, लेकिन वो किसी बात पे आने को तैयार ही नहीं थे। अल्टीमेटली तजावीज़ जब आ गई, हमारी भी उनकी भी, हमने कहा कि अच्छा एक काम करें कि आप अपनी जो डेडलाइन आपने रखी हुई है 9 तारीख, इसको 15 तारीख पे ले जाएं। हम इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस नहीं कर रहे, कोई प्रोसेस शुरू नहीं कर रहे। आप हमें मौका दीजिए कि हम कश्मीर की जमातों को बुलाएं, हम पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस से रब्ता करें। अच्छा, मेरे पास वक्त कम है। कायरा साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। अहमद मुराद महबूब साहब, जो अभी कायरा साहब ने एक बात कही, मुझे उसके अंदर काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच नज़र आई कि वो सीटें 12 का इशू है, 12 से कम करके 6 कर दें। आगे जाके असम्बली का मर्जी है, असम्बली उसके साथ जो भी सलूक करना चाहे तो करे, तो रास्ता निकाला जा सकता है। दैट शुड बी अ विल। अगर विल होगी तो आप आगे बढ़ सकते हैं। जी, बुनियादी तौर पर बात यह है कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, और ये सही अप्रोच है जो कोर्ट ने भी अडॉप्ट की है कि आप इसको गिव एंड टेक में आपस में बैठ के फैसला नहीं कर सकते कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दें। उसके लिए तो एक प्रोसेस है, उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि इनको आम हालात में तो खिलाफ कानून करार देना दुरुस्त नहीं था, लेकिन ये जो 4 पुलिस के अफराद शहीद हुए हैं, उसके बाद सच्ची बात है, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूं कि इनको खिलाफ कानून ही करार दिया जाना चाहिए था ऐसी जमात को। और आप क्या करेंगे? पुलिस वालों की शहादत अफसोसनाक है, किसी भी एक शख्स की भी जिसकी भी शहादत हो जाए वो भी अफसोसनाक है, वो नहीं होनी चाहिए। ऐसे वाकयात तो हमारे मुल्क के अंदर गोलियां इन्होंने खुद मारी हैं, वीडियोस आई हैं अनआर्म्ड। सोशल मीडिया पे आप प्रोपेगेंडा देखें, आप परेशान हो जाए इनका प्रोपेगेंडा जो कर रहे हैं ये लोग। तो आपके ख्याल में इसके पीछे मुहर्रिकात क्या है? नदीम मलिक साहब, बिल्कुल आपके आप अभी आप अपने दुश्मन ममालिक का टेलीविजन खाली ऑन करके देखें और आप देखें वो किस तरह की वीडियोस और क्या बातें कर रहे हैं। मतलब अगर आप वो जो वॉइस नोट्स और ऑडियोज आपको मैं भिजवा देता हूँ, आप दोबारा शो करेंगे, आप अपने बंदों को सुनाएं एंड यू विल बी शॉक्ड कि व्हाट आर दे सेइंग। मतलब आपने हम बात कर रहे हैं उनके पॉलिटिकल इश्यूज का, चीजों का। देखें अगर जहां कोई पेचीदगी है, हम तो हर तरह, मैं आपको बताऊं, मैं दिल से, कायरा साहब जो कह रहे हैं, कायरा साहब तो नेगोशिएशन का हिस्सा थे और हमारे पास क्योंकि फीडबैक आ रही थी एंड आई वाज द लेजॉन पर्सन, मैं उस 3 रुपए के साथ किसी सूरत में एग्री नहीं करता था। 12-14 रुपए पे मान गए थे वो। पीछे जो स्पॉयलर्स थे उन्होंने कम करवा के उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, ये 3 रुपए पे हम लेके आएंगे, इसलिए क्योंकि उनको पता था गवर्नमेंट 3 पे तो कभी नहीं आएगी, अपने लॉस के ऊपर तो नहीं जाएगी। लेकिन वो उनकी बियॉन्ड इमेजिनेशन चीजों के ऊपर एग्री कर दिया बिकॉज दे वांटेड अ स्कफल एंड अ फाइट देयर एंड देन। लेकिन आपने हर चीज के ऊपर उनको करने दिया, आपने उनको अग्री किया, आपने उनको स्पेस दी, इसीलिए कि आप चीजों को हल करके एड्रेस की तरफ लेके जाएं और चीजों को, मामलात को चलाएं। लेकिन आप जब रियासत की एग्जिस्टेंस की बात आती है, उन लोगों की जिनकी हकीकत हिंदुस्तान ने खत्म कर दी है, उन लोगों की कि जिनकी नुमाइंदगी इन शहरों में बैठे हुए हैं, क्या वो गोस्ट वोटर्स हैं, क्या वो लोग नहीं हैं, क्या वो रोटी से ही नहीं खाते, क्या वो इनसे कम कश्मीरी हैं? मतलब वो लोग जो हैं, खत्म हो गया मेरे पास, इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, अहमद साहब, सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।